मैत्री इंडिया चैनल के सारे ही दर्शकों को तथा उनके माध्यम से भारत का संविधान जिन्हें भारत के सार्वभौम लोग कहता हैं, उन सार्वभौम लोगों को साधुवाद, विनम्र अभिवादन, मंगल कामना और सप्रेम जय भीम। 1 फरवरी 2021 को भारत की अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन जी ने भारत का 2021-22 वर्ष के लिए अर्थसंकल्प संसद में प्रस्तुत किया। आज हम उस अर्थसंकल्प की या अर्थसंकल्प पर दिए गए भाषण की समीक्षा करने वाले हैं। उस समीक्षा से पहले मैं सारे ही दर्शकों का ध्यान एक न्यूज़ की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। हम सारे ही जानते हैं कि 2 महीने से अधिक ऊपर कालावधि हो गया है सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाज़ियाबाद बॉर्डर पर, गाज़ीपुर बॉर्डर पर भारत के किसान आंदोलन कर रहे हैं। वह भारत के सार्वभौम लोग हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें अन्नदाता कहते हैं और उनके प्रति समर्पित होने का दावा करते हैं। मोदी सरकार भी उनके प्रति समर्पित होने का दावा करती हैं। कल जिन लोगों ने भी टीवी चैनल देखे होंगे, उन लोगों ने देखे होंगे कि टिकरी बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर पर, गाज़ीपुर बॉर्डर पर किसानों की क्या हालत है। इस संबंध में एक न्यूज़ टाइम्स ऑफ इंडिया में आई है जो मैं पढ़कर बताऊंगा और हमारे मित्र वामन सोमको जी से अनुरोध करूंगा कि वह टाइम्स ऑफ इंडिया में ये जो चित्र आया है, इस चित्र को भी इस न्यूज़ के साथ जोड़ दे। मैं पढ़ता हूँ और संक्षेप में उसका हिंदी अनुवाद भी करूँगा। सिंघू साय, नो एक्सेस टू वाटर टॉयलेट्स फॉर रैट्स। सिंघू बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनकी किलेबंदी की गई है, उनकी नाकाबंदी की गई है और उन्हें पीने का पानी, नहाने के लिए पानी, टॉयलेट तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह सारी व्यवस्थाएं विड्रॉ की गई है। कंक्रीट वॉल कट्स देम ऑफ फ्रॉम दिल्ली। एक सीमेंट की दीवार खड़ी की गई है जो आंदोलकों को दिल्ली से अलग करती हैं। इसके संबंध में न्यूज़ है, मैं पढ़ूंगा। ए 4 to 5 feet wide concrete wall built by Delhi police now runs across Delhi Chandigarh National Highway, cutting off the protesters of Sanyukta Kisan Morcha from capital. Behind the wall are 5 layers of barricades in a zone of about 1.5 km, denying the farmers access to 2 dozen mobile toilet vans, Delhi Jal Board water tankers. The protesters are disappointed but not despairing. We are farmers. We will bore tubewells if the need arises. The government should not think that it will intimidate us. We will not go back without securing the future of our children. किसान आंदोलन कर रहे हैं, 2 महीने से ऊपर हो गया है। नरेंद्र मोदी जी ने जब सर्वपक्षीय बैठक बुलाई थी, उस बैठक में कहा कि एक फ़ोन कॉल की दूरी पर हमारे मंत्री तोमर जी हैं। जब भी किसान फ़ोन करेंगे हम उनसे चर्चा करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वह हमारे अन्नदाता हैं। ध्यान रहे कि सीमा पर, दिल्ली की सीमा पर बैठे हुए किसान भारत के सार्वभौम लोग हैं। शत्रु सेना के लिए जिस प्रकार से किलेबंदी की जाती है, उस प्रकार से किलेबंदी की गई है, नाकाबंदी की गई है, सीमेंट कंक्रीट की दीवारें खड़ी की गई हैं, कटीले तार लगाए गए हैं और कंक्रीट की सड़क पर कंक्रीट में कीले लगाए गए हैं, जिसके चलते आंदोलनकर्ता किसान आंदोलन करने वाले किसानों तक नहीं पहुंच पाए। उनको पानी बंद कर दिया गया है, बिजली काट दी गई है, उनके टॉयलेट्स की सुविधाएं उनके लिए नहीं दी जा रही हैं। इतना ही नहीं, इंटरनेट की सुविधा भी उनके लिए बंद कर दी गई है। पुलिस इसका समर्थन करते हैं। क्या यह लोकतंत्र है? मैं किसान के कानून विरोधी आंदोलन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ लोकतंत्र की।
क्या यह लोकतंत्र है? लोकतंत्र में सार्वभौम लोगों के साथ इस प्रकार की निर्वाचित सरकार इस प्रकार का व्यवहार कर सकती है कि उनकी किलेबंदी की जाए, उनकी नाकाबंदी की जाए, उनको पानी की सप्लाई काट दी जाए, उनको टॉयलेट की सुविधाओं से वंचित किया जाए, उनको इंटरनेट की सुविधाओं से वंचित किया जाए, कटीली तारों की बाड़ लगाई जाए, खाइयाँ खोद दी जाए, सीमेंट की दीवारें खड़ी कर दी जाए। फिर भी किसानों का हौसला बुलंद है। वो कहते हैं कि इस प्रकार के व्यवहार से, सरकार के व्यवहार से हम नाराज जरूर हैं, दुखी जरूर है, खेद है कि हमने ही चुनकर दी हुई सरकार हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार करती है। परंतु हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रखने के लिए इतने सारे प्रतिबंधों के बाद भी हमारा आंदोलन चलता रहेगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का सवाल है। ज़रूरत पड़े तो हम यहाँ ट्यूबवेल भी खोद देंगे, परंतु यहाँ से नहीं हटेंगे। मैं माननीय दर्शकों से, जो भारत की सार्वभौम जनता है, जो भारत के सार्वभौम लोग हैं, उनसे अनुरोध करता हूँ कि आप भारत के सार्वभौम लोगों, दिल्ली की सीमा पर बैठे हुए किसान भी भारत के सार्वभौम लोग हैं। क्या इन सार्वभौम लोगों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि की सरकार सार्वभौम लोगों से यदि इस प्रकार का व्यवहार करती हैं, तो क्या भारत में लोकतंत्र जिंदा है? भारत में प्रजासत्ताक जिंदा है? भारत में संविधान जिंदा है? या हम एक विशिष्ट प्रकार की किसान विरोधी, आम जनता विरोधी, सार्वभौम लोग विरोधी तानाशाही का अनुभव कर रहे हैं? यह आपके सोचने की बात है। मैं अब आऊँगा मुख्य विषय पर। माननीय निर्मला सीतारामन जी द्वारा 1 फरवरी 2021 को आर्थिक वर्ष 2021-22 का जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसकी हम समीक्षा करने जा रहे हैं। यह है बजट डॉक्यूमेंट। निर्मला सीतारामन जी ने 1 घंटा 50 मिनट में जो भाषण पढ़ा है, उसका लेखा जोखा इसमें है। इसको कहते हैं बजट डॉक्यूमेंट। इस वक्त सरकार बड़ी कठिनाई में है। ऐसा लगता है सरकार ने बजट डॉक्यूमेंट प्रिंट नहीं किया। व्हाट्सएप पर सारे ही संसद सदस्यों को ये डॉक्यूमेंट उपलब्ध करवाया गया है। यह 62 पेज का डॉक्यूमेंट है, जिसके आधार पर मैं इस बजट की समीक्षा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बजट के संबंध में एक बड़ी सटीक प्रतिक्रिया आई है, जिसको पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। यह प्रतिक्रिया किसकी है यह मैं बाद में बताऊंगा, मगर सिर्फ बड़ी 2 लाइन की प्रतिक्रिया है। बेच खाएंगे सब कुछ, बेच खाएंगे सब कुछ और छोड़ेंगे नहीं अब कुछ। सरकार की बजट की नीति है सारी ही सार्वजनिक संपत्तियां जो लोगों के करों द्वारा एकत्रित किए गए धनराशि से निर्माण की गई थी, उन सारी ही सार्वजनिक संपत्तियों को बेचने का संकल्प सरकार ने इस बजट में प्रस्तुत किया है। इसीलिए यह पंक्तियां कहती हैं, हम बेच खाएंगे सब कुछ और छोड़ेंगे नहीं अब कुछ भी नहीं बचेगा अगले साल बेचने के लिए भी। ऐसा यह निर्मला सीतारामन जी का बजट है। अपने बजट के आरंभ में निर्मला सीतारामन जी कहती हैं कि यह बजट पारदर्शी है और इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है। कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी मुझे नहीं मालूम। क्या इस पर से मैं इस प्रकार का अनुमान लगाऊं कि इसके पहले निर्मला सीतारामन जी ने जो 2 बजट प्रस्तुत किए हैं वो पारदर्शी नहीं थे, या उसमें बहुत कुछ छुपाया गया था? ऐसा अनुमान लगाना चाहिए क्या? मुझे नहीं मालूम। मगर निर्मला सीतारामन जी कहती हैं कि बजट खुला है,
पारदर्शी है और इसमें कुछ भी नहीं छुपाया गया है। यदि कोई इस बजट डॉक्यूमेंट को पढ़े तो उसको लगेगा कि बहुत कुछ छुपाया गया है। न तो बजट पारदर्शी है और न ही खुला है, इसमें से बहुत कुछ छुपाया गया है। उदाहरण के तौर पर, आगे विश्लेषण में वो आएगा, उदाहरण के तौर पर इस सारे बजट डॉक्यूमेंट में सुरक्षा के लिए बजट में क्या प्रावधान है उसका उल्लेख नहीं है। मैंने सारा डिटेल पढ़ा है इसको, मगर सुरक्षा के लिए कितना प्रावधान किया गया है इसका कहीं उल्लेख नहीं है। मालूम नहीं न्यूज़पेपर में कहाँ से यह जानकारी एकत्रित की गई है। यह कहा गया है कि सुरक्षा प्रबंधों के लिए 4,78,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसका उल्लेख बजट में कहीं भी नहीं है। दूसरी बात, इस बजट के संबंध में निर्मला सीतारामन जी झूठ भी बहुत बोलती हैं। ऐसा लगता है कि वर्तमान सरकार आरएसएस की अपत्य हैं। आरएसएस का आराध्य हिटलर है और हिटलर का एक संरक्षण मंत्री था, प्रचार प्रसार मंत्री था, मालूम नहीं, मगर उसका नाम गोबेल्स था। गोबेल्स ने राजनीति में एक सूत्र प्रस्तुत किया है, झूठ बोलिए, बार बार बोलिए और बड़े जोर से बोलिए, लोग सच मानने लग जाते हैं। गोबेल्स का सूत्र क्या था? झूठ बोलिए, बार बार बोलिए और बड़े जोर से बोलिए, लोग सच मानने लग जाते हैं। निर्मला सीतारामन जी ने, पूरे ही बीजेपी सरकार ने, वैसे ही निर्मला सीतारामन जी ने यही सूत्र का पालन किया है बजट प्रस्तुत करते समय, और इसीलिए आरंभ में ही कहती हैं कि देश की अर्थव्यवस्था ऋण -7.7 वृद्धि दर की दर बता रही है और इसकी जिम्मेदारी कोरोना पर है। सारे ही अर्थविद, सारे ही आर्थिक विश्लेषक, सारे ही जानकार लोग यह मानते हैं कि 2018 में जब नोटबंदी की गई थी, नोटाबंदी की गई थी, नोटाबंदी के परिणाम स्वरूप, उसके बाद में जीएसटी के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था वैसे ही गर्त में जा रही थी, अर्थव्यवस्था वैसे ही खड्डे में जा रही थी। कोरोना ने उसको और अधिक एक धक्का लगाया और जिसके चलते 2020-21 आर्थिक वर्ष के लिए हमारी विकास दर, हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर -7.7 रही है। तो इस प्रकार से अनेक झूठ आपको इस बजट में देखने को मिलेंगे। कभी हाफ ट्रूथ कहा जाता है, अर्धसत्य कहा जाता है, कभी झूठ कहा गया है, कभी कुछ छुपाया गया है, बहुत सारा छुपाया गया है। एक उदाहरण मैंने बताया कि इस बजट डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी सुरक्षा पर कितना व्यय किया जाएगा इसका कोई प्रावधान नहीं है। कुल बजट कितने लाख करोड़ का है इसका भी कहीं आंकड़ा दिया नहीं गया है। कुल कितना खर्च करने वाली है सरकार इसका भी आंकड़ा नहीं है, ढूंढते रहो कहाँ पर है। कुल आय कितनी होगी इसका भी आंकड़ा कहीं नहीं दिया गया है। कुल कर्ज कितना लिया जाएगा इसका भी आंकड़ा कहीं दिया नहीं गया है। ये सारे आंकड़े न्यूज़पेपर्स ने कहाँ से एकत्रित किए मुझे मालूम नहीं, मगर मैंने न्यूज़पेपर से ही बहुत सारे आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए लिए हुए हैं और यह अधिकृत है ऐसा मैं मान कर चलता हूँ, क्योंकि बजट में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। जब हम बजट की बात करते हैं तो बजट केवल सरकार के आय और व्यय का लेखा जोखा नहीं होता। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। बजट केवल यह मान्यता है आम लोगों में, यह मान्यता है कि बजट क्या होता है। बजट होता है सरकार को कितनी आय होने वाली है, सरकार कितना खर्च करने वाली है, और खर्च और आय में यदि अंतर हो तो उसको फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है। तो यह अंतर पूरा करने के लिए सरकार कितना कर्ज लेने वाली है और सरकार कितना कर लगाने वाली है, तो इस प्रकार का जो लेखा जोखा दिया जाता है उसको बजट कहते हैं। यह आम मान्यता है, परंतु बजट इसके परे होता है, बजट इसके बाद भी होता है। जो भी पक्ष सत्ता में होता है उस पक्ष की एक पॉलिटिकल फिलॉसफी होती है,
एक सोशल फिलॉसफी होती है, एक पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक फिलॉसफी होती है। और बजट यह माध्यम है जिसके माध्यम से यह पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल फिलॉसफी समाज में प्रस्तुत करने के प्रयास किए जाते हैं। बीजेपी की विशेषता यह है कि बीजेपी की अपनी स्वतंत्र सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल फिलॉसफी नहीं है, क्योंकि बीजेपी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अपत्य है। और इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल फिलॉसफी है वही बीजेपी की फिलॉसफी है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एजेंडा है, वह एजेंडा है दो बातों का। एक, समाज का हिंदुत्वकरण, हिंदुआइजेशन ऑफ द सोसाइटी, हिंदुत्वकरण। और दूसरा, अर्थव्यवस्था का कारपोरेटीकरण, कारपोरेटाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। उसके लिए मुझे हिंदी शब्द नहीं आ रहा है, मैं कारपोरेटीकरण ही कहूँगा उसको, कारपोरेटीकरण और हिंदूकरण। यह बजट देखते समय हमें यह भी देखना पड़ेगा कि क्या इन दो बातों के संबंध में इस बजट में कुछ है या केवल यह बजट लेखा जोखा ही है। इसके संबंध में पहले बजट में क्या क्या निर्मला सीतारामन ने क्या क्या लिखा है इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। बजट कहता है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने आत्मनिर्भर भारत की जो बात कही है, उस आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाने के लिए यह बजट प्रस्तुत किया जा रहा है। निर्मला सीतारामन जी कहती हैं कि यह विजन डॉक्यूमेंट है। विजन, आई विश टू ले ए विजन फॉर आत्मनिर्भर भारत। आई विश टू ले ए विजन फॉर आत्मनिर्भर भारत। मैं आत्मनिर्भर भारत का विजन इस बजट के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रही हूँ, प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अब ये आत्मनिर्भर भारत क्या है? आत्मनिर्भर भारत के लिए उन्होंने 6 बातें कही है और 6 बातें आत्मनिर्भर भारत को स्पष्ट करती हैं। वह 6 बातें इस प्रकार से हैं। उसमें पहली बात है स्वस्थ एवं निरामय जीवन। आत्मनिर्भर भारत का पहला सूत्र क्या है? स्वस्थ एवं निरामय जीवन। भौतिक एवं वित्तीय पूंजी तथा बेसिक सुविधाएं दूसरा तत्व है। महत्वाकांक्षी भारत के लिए सर्वसमावेशी विकास, यह तीसरा सूत्र है। मानव संसाधन विकास, यह चौथा सूत्र है। नव संकल्पना संशोधन एवं विकास, यह 5वां सूत्र है। और 6वां सूत्र है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। यह 6 सूत्रों पर भारत का आत्मनिर्भर भारत का विजन अवलंबित है। इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बजट के मुख्य क्या बातें हैं। बजट के पृष्ठ क्रमांक 9 पर बहुत ही महत्व की बात कही गई है। जैसा मैंने आरंभ में कहा, सब कुछ बेचेंगे। तो इस पृष्ठ पर लिखा है कि हम क्या क्या बेचने वाले हैं। घर फूंक कर तमाशा देखने वाली बात, कभी कहावत आप लोगों ने सुनी होगी। यहाँ पर देश की संपदा को बेचकर खरीदेगा कौन? अंबानी खरीदेंगे। खरीदेगा कौन? अदानी जी खरीदेंगे। तो इसमें पेज नंबर 9 पर देखेंगे, मोनेटाइजिंग ऑपरेटिंग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फाइनेंसिंग ऑप्शन फॉर न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन। नया ढांचा निर्माण करने के लिए, नया इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करने के लिए पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से जो भी संपदा निर्माण की गई है उसको हम बेचने की नीति
इस बजट के माध्यम से खड़ी कर रहे हैं। नया घर बनाना है इसलिए हम पुराना घर बेचेंगे, नया रास्ता बनाना है तो हम पुराना रास्ता बेच देंगे, नया बंदरगाह बनाना है इसलिए हम पुराना बंदरगाह बेच रहे हैं। यह पॉलिसी है। इसमें क्या क्या बेचा जाएगा उसका उल्लेख है। ऑफ 5 ऑपरेशनल रोड्स विथ एन एस्टिमेट एंटरप्राइज वैल्यू ऑफ 5000 करोड़, 5000 करोड़ जिसकी लागत है, 5000 करोड़ जिसका मूल्य है, ऐसे 5 सड़कें बेची जा रही है। 5 सड़कें। अब सड़क पर भी आप बिना पैसा दिए, टोल टैक्स तो लगता ही था, मगर बिना पैसा दिए शायद वाहन नहीं चलाए जाएंगे। उसके बाद में इसी प्रकार की और एसेट्स जो हैं जिसकी कीमत 7,000 करोड़ है वह भी बेची जाएंगी। रेलवे फ्रेट कॉरिडोर्स बना रही हैं, मतलब माल के वहन के लिए कुछ सेपरेट कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, उनको भी बेचा जाएगा और उनके भी बिक्री की व्यवस्था होगी। अब तक 6 एयरपोर्ट्स अडानी जी को दिए गए हैं। इसके बाद में और भी बहुत सारे नेक्स्ट लॉट ऑफ एयरपोर्ट्स विल बी मोनेटाइज्ड। बहुत सारे एयरपोर्ट्स, बहुत सारे हवाई अड्डे बेचे जाने की संभावना है। टोल रोड्स बेचे जाएंगे और एयरपोर्ट्स बेचे जाएंगे, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स बेचे जाएंगे, गोदाम बेचे जाएंगे, अनाज के गोदाम बेचे जाएंगे, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन की संपत्तियां बेची जाएंगी, स्पोर्ट्स स्टेडियम बेचे जाएंगे, स्टेडियम बेचे जाएंगे। और यह पैसा जरूरी नहीं कि इन सुविधाओं को निर्माण करने के लिए ही खर्च किया जाएगा। क्या क्या बेचा जाएगा? अब तक किसी भी बजट में हम डिसइन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, विनिवेश की बात करते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट की बात करते थे, परंतु अब सीधी ही बेचने की बात हो रही है। इसके आगे चलकर आपको यह भी लगेगा कि सारा बीमा व्यवसाय 70% फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए खुला किया जा रहा है। LIC के शेयर्स बेचे जाएंगे, सरकार का जितना भी शेयर्स है LIC में वह भी बेचे जाएंगे। बचेगा क्या सरकार के पास या लोगों के पास मालूम नहीं है। इसके बाद फिर से एक है, इसमें जैसे मैंने कहा कि इंश्योरेंस क्षेत्र में अभी पहले 49% था, इसके पहले इससे भी कम था, परंतु इस बजट के बाद सारा ही बीमा क्षेत्र 74% तक विदेशी निवेशों के लिए खुला किया जा रहा है। इसका मतलब विदेशी निवेश 74% हो गया। इसका मतलब अब बीमा क्षेत्र की सारी ही स्वामित्व यह प्राइवेट सेक्टर को जाने वाला है। बाबा साहब के अनुयायियों को ध्यान रखना पड़ेगा कि बाबा साहब ने कभी तो भी 1946 में स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज में कहा था कि बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। राष्ट्रीयकरण हो भी गया था, परंतु अब फिर से यह सारा ही क्षेत्र निजी क्षेत्र को बेचा जाने वाला है। उसके बाद में अब बेचने की बात है, पेज नंबर 9 पर बेचने की बात आ गई है, पेज नंबर 15 पर बात आ गई है। अब चलिए पेज नंबर 17 पर और भी क्या क्या बेचे जाने वाला है उसका उल्लेख है। क्या क्या बेचा जाएगा इसका उल्लेख है। BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बेची जा रही है। एयर इंडिया बेची जा रही है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बेची जा रही है। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बेची जा रही है। IDBI बैंक बेची जा रही है। भारत अर्थ मोर्स लिमिटेड बेचा जा रहा है। पवन हंस बेचा जा रहा है। नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड बेचा जा रहा है। IDBI बैंक के अलावा और 2
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक्स बेचे जा रहे हैं, जनरल इंश्योरेंस कंपनी का निजीकरण किया जा रहा है और इसके लिए आवश्यक कानून बनाए जा रहे हैं। मुनादी कर दो कि जिनको भी खरीदना है वह खरीद सकते हैं और इससे उम्मीद है इस साल बजट के लिए 1,75,000 करोड़ रुपया मिल जाएगा। और इसीलिए कहा है सब कुछ बेचेंगे, सब कुछ बेचेंगे और बेचने के लिए कुछ भी नहीं रहा तो बेच खाएंगे सब कुछ और छोड़ेंगे नहीं अब कुछ। ध्यान में आया इसका अर्थ। चलिए थोड़ी सी अनुसूचित जाति जनजाति की भी बात कर लेते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति का उल्लेख पेज नंबर 21 और पैराग्राफ नंबर 113 में आया है, जो मैं पढ़कर बताता हूँ। टू फर्दर फैसिलिटेट क्रेडिट फ्लो अंडर स्कीम ऑफ स्टैंड ऑफ इंडिया फॉर SC, ST एंड वीमेन, आई प्रपोज टू रिड्यूस द मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट फ्रॉम 25 to 15%। SC, ST और महिलाएं यदि कोई उद्योग व्यवसाय लघु उद्योग शुरू करना चाहती हैं तो उनको जो सीड मनी चाहिए था वह सीड मनी पहले 25% चाहिए था, अभी 15% पर आ गया है। दूसरी बात हमारे लिए चिंता की बात है जिसके संबंध में हम बाद में बात करेंगे, वह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का लागू करना और 100 नए सैनिक स्कूल की स्थापना की बात है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिर से शेड्यूल कास्ट का उल्लेख पेज क्रमांक 23 पर आया है और 123 पर आया है, पैराग्राफ क्रमांक 135। देखिए ये सरकार कुछ भी छुपाती नहीं है। वी हैव रिवैम्प्ड द पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, इसको हम GOI स्कॉलरशिप कहते हैं, फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट। आई हैव ऑल्सो एनहांस द सेंट्रल असिस्टेंस इन दिस रिगार्ड। हमने, सरकार कहते हैं, स्कॉलरशिप के बजट में बढ़ोतरी की है। वी आर अलॉटिंग 35,219 करोड़। सारे पेपर में ये दिए गए हैं कि स्कॉलरशिप का अमाउंट बढ़ाया है और 35,219 करोड़ किया गया है 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए, फॉर 4 करोड़ स्टूडेंट्स। परंतु बाद में लिखा गया है यह प्रावधान 6 साल के लिए है। पेपर में 6 साल कहीं आया ही नहीं। यह प्रावधान 6 साल के लिए है, पेपर में आया ही नहीं। जिन लोगों ने पेपर पढ़ा होगा वो तो बड़े खुश हो गए होंगे कि शेड्यूल कास्ट के लिए 35,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। परंतु जो ये डॉक्यूमेंट केयरफुली पढ़ेगा उसको दिखेगा कि 35,219 करोड़ की राशि 6 साल के लिए दी गई है। 1 साल के लिए 6,000 करोड़ से भी कम राशि इस बजट में आएगी और 6 साल तक यदि ये गवर्नमेंट रहेगी तो ठीक, और नहीं रहेगी तो क्या होगा मालूम नहीं। अगले साल इसमें परिवर्तन नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए अनेक योजनाएं घोषित की जा रही हैं। 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। 2022 अगले साल आ रहा है, 2021-22 शुरू हो गया है। किसानों की आय दुगनी क्या 10% भी बढ़ी नहीं है, यह वास्तव है। कौन जिम्मेदार होगा इसके लिए? को सारी ही योजनाएं 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए की जा रही है। इस बजट में कितना प्रावधान है यह स्पष्ट नहीं किया गया। कम से कम पूछ सकते थे कि भाई इस बजट में जितना प्रावधान है क्या आपने उतना खर्च किया है? नहीं खर्च किया है तो फिर क्यों नहीं खर्च किया है, यह हम उनसे पूछ सकते हैं। परंतु इसके संबंध में कुछ भी स्पष्ट नहीं है और फिर भी निर्मला सीतारामन जी कहती हैं कि हमने कुछ भी नहीं छुपाया है, कुछ भी छुपाने की ज़रूरत हमें नहीं है। इस बजट को टाइम्स ऑफ इंडिया ने बड़ा सुंदर हेडलाइन दी है। मैं चाहूँगा कि हमारे मित्र इसका फोटो जरूर आप तक पहुंचाए। हेडलाइन बड़ी सुंदर है।
इतनी बड़ी हेडलाइन है बजट के लिए। मैं पढ़ता हूं और बड़ा सटीक, बिना किसी प्रतिक्रिया के, यह प्रतिक्रिया नहीं है, यह न्यूज़ है, बिना प्रतिक्रिया के यह न्यूज़ है। डबल शॉट स्पेंडोवैक्स, वैक्सीन की बात है, स्पेंडोवैक्स खर्च कीजिए। प्राइवेट मैक्स, स्पेंडोवैक्स प्राइवेट मैक्स, इसका क्या अर्थ है? जितना चाहे खर्च कीजिए, घरदार निजी उद्योगपतियों को बेचकर प्राइवेटाइजेशन कीजिए और खर्च कीजिए। टैक्स मत लगाइए किसी पर, धनी लोगों पर टैक्स नहीं लगाया गया है, टैक्स मत लगाइए। पेट्रोल पर लगाया गया है जिसको आम आदमी भी उपयोग करता है, सेस बाद में बात करेंगे हम, परंतु डीजल पर लगाया गया है जिसके चलते आम आदमी पीड़ित होता है। परंतु टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है स्पेंडोवैक्स जितना चाहिए खर्च कीजिए, परंतु खर्च के लिए पैसा कहां से आएगा? तो कारपोरेट सेक्टर को तो बेच ही रहे हैं ना आप, क्या क्या नहीं बेच रहे आप। रेलवे की जमीन बेची जा रही है, सरकार की जितनी भी जमीन है खुली हुई जिसका उपयोग नहीं हो रहा है, चाहे वो मिलिट्री की हो, रेलवे की हो, किसी भी प्रकार की सरकार की जमीन हो, वह सारी जमीनें बेची जा रही है। जमीन बेच रहे हैं सरकार, रोड बेच रही है सरकार, बंदरगाह बेच रही है सरकार, बैंक बेच रही है सरकार, एयरपोर्ट्स बेच रही है सरकार, टोल नाका बेच रही है, स्पोर्ट्स स्टेडियम तक बेच रही है सरकार। कितनी भिखारी सरकार हो गई है कि स्पोर्ट्स स्टेडियम बेचने की बात कर रही है। किसी ने सोचा होगा सपने में भी एक दिन ऐसा आएगा कि भारत में ऐसी सरकार आएगी कि जो स्पोर्ट्स स्टेडियम बेचेगी, जो रास्ते बेचेगी, रोड्स बेचेगी, बंदरगाह बेचेगी, कभी सुना था कभी, एयरपोर्ट बेचेगी, रेलवे की जमीन बेच देगी। क्या नहीं बेच रही है सरकार। और इसके नीचे लिखा है विद द कोरोना वायरस नॉकिंग द बॉटम ऑफ द इकोनॉमी। कोरोना वायरस के चलते हमारी अर्थव्यवस्था गर्त में गई हुई है, खड्डे में गई हुई है। FM निर्मला सीतारामन हैज चोजन टू एग्रेसिवली रैंप अप एक्सपेंडिचर। हमारे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन जी ने बिल्कुल इस अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जाने के लिए चाहे जितना पैसा खर्च हो वो खर्च करने का निर्णय लिया है। मगर पैसा कहाँ से आएगा? मेकिंग बोल्डेस्ट पुश ये टू सेल गवर्नमेंट एसेट। यहाँ गवर्नमेंट एसेट कह रही है टाइम्स ऑफ इंडिया, मैं इसको कहूँगा पब्लिक एसेट्स। गवर्नमेंट कौन है? गवर्नमेंट के पास कहाँ से आई है एसेट्स? यह हमारी एसेट्स है, यह पब्लिक एसेट्स है। गवर्नमेंट एसेट कहना इसको गलत है, यह पब्लिक एसेट्स कहिए इसको। फ्रॉम PSUs पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, सरकारी उद्योग बेचे जाएंगे, इंक्लूडिंग बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज टू लैंड, रेल, कॉरिडोर्स एक्सेट्रा। क्या क्या बेचे जाएंगे यहाँ पर लिखा है। क्या? PSUs बेचे जाएंगे, सरकारी उपक्रम, सारे बहुतांश उपक्रम बेचे जाएंगे। जो सुरक्षा क्षेत्र में शायद उनको बेचा नहीं जाएगा, परंतु उनमें प्राइवेट पार्टनरशिप बढ़ाई जाएगी। PSUs बेचे जाएंगे, बैंक्स बेचे जाएंगे, इंश्योरेंस कंपनियां बेची जाएंगी, सरकारी जमीन सार्वजनिक जमीन बेची जाएगी और रेल कॉरिडोर्स भी बेचे जाएंगे। और यह सारा अर्थ संकल्प, इस अर्थ संकल्प में यह फिगर मुझे कहीं पर भी नहीं मिली। जो मैं आपको बता रहा हूँ वह मैंने न्यूज़पेपर से ली हुई है। इस साल का टोटल बजट है 34,83,236 करोड़ का। इस साल का टोटल बजट कितना है? 34,83,236 करोड़ का। पिछले साल का बजट था 34,50,305 करोड़ का। बहुत खर्चा कर रही है सरकार। कितनी वृद्धि हुई भाई? पिछले साल का बजट 2021 का बजट कितना था? सुधारित बजट मॉडिफाइड 34,50,305
50,305 करोड़। अभी का बजट कितना है? अभी का बजट है 34,83,287 करोड़। कितना बढ़ गया? 33,000 करोड़ बढ़ गया और बहुत खर्चा कर रही है। ये फिगर इस प्रकार से देखने चाहिए। परंतु सरकार को टैक्स और अन्य स्रोतों से जो आय होने वाली है वह आय होगी सिर्फ 15,45,396 करोड़। बाकी के करीब करीब 19 लाख करोड़ कहाँ से आएंगे? ये बेच कर आने वाले हैं या तो कर्ज लेकर आने वाले हैं। बेच कर आने वाले हैं, कर्ज लेकर। ध्यान रहे, इस बजट प्रपोजल में अमीरों पर टैक्स नहीं बढ़े हैं, कारपोरेट सेक्टर पर टैक्स नहीं बढ़े हैं, उनको टैक्स में छूट दी गई है, उनको डिविडेंड पर छूट दी गई है। परंतु मध्यम वर्ग पर को आयकर पर कोई भी छूट नहीं दी गई है। गरीबों को तो टैक्स देते नहीं है, परंतु जीएसटी के रेट में जो अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है, किसी भी जीएसटी के कर की स्लैब नहीं घटाई गई है। जीएसटी जैसे के वैसे ही है। पेट्रोल पर दो रुपया 2.5 रुपये का सेस लगाया गया है और डीजल पर 4 रुपये का सेस लगाया गया है और इसके चलते पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा। सब्सिडीज कम की गई है, सब्सिडीज कम की गई है, गैस की सब्सिडी कम की गई है। मनरेगा का बजट कम किया गया है, मनरेगा का बजट कम किया गया है। रोजगार का कोई प्रावधान इस बजट में नहीं है, रोजगार की चर्चा नहीं की जा रही है। निर्मला सीतारामन जी कहती हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हम इतना पैसा लगाने जा रहे हैं कि उससे रोजगार बढ़ेगा। और पैसा कहाँ से आएगा? एक रोड बेचकर दूसरा रोड बनाना जाए। और रोड किसके पैसे से बने हैं? रोड लोगों के पैसे से बने हैं। और इस पर पहली प्रतिक्रिया माननीय प्रधानमंत्री जी की, क्योंकि हाथी के पांव में सबका पांव। प्रधानमंत्री जी की प्रतिक्रिया हम लोगों ने पढ़ ली तो सारे ही बीजेपी की, आरएसएस की प्रतिक्रिया उसमें आती हैं। अन्य कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ये देखने की ज़रूरत नहीं कि अमित शाह क्या कह रहे हैं या अपने राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं, नड्डा जी क्या कह रहे हैं या योगी जी क्या कह रहे हैं या हमारे चौहान जो इसके मुख्यमंत्री है, क्या नाम उसका, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो क्या कह रहे हैं, देखने की बात नहीं। ये कहते हैं इस अर्थ संकल्प में आत्मनिर्भर भारत का चित्र, विजन रखा गया है। यह बजट सर्वसमावेशी है, सारे ही वर्गों का इसमें समावेश है, जरूर समावेश है। गरीब की लंगोटी निकालकर अमीर को दी जा रही है, तो गरीब भी आ गया बजट में। गरीब की लंगोट छीन लेंगे और अमीर को दे देंगे, तो गरीब भी आ गया, सर्वसमावेशी है, तो गरीब को तो कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। हाँ, मिल गया ना, उसकी लंगोट भी जा रही है, तेरे को क्या जरूरत है लंगोट की, उसकी लंगोट भी छीन जाए। विकास के नए अवसर प्राप्त होंगे, शक्यता का विस्तार होगा। अर्थमंत्री जी किसानों के लिए क्या कहते हैं? इस अर्थ संकल्प में, अर्थ संकल्प के दिल में गांव है, दिल में किसान है। अर्थ संकल्प के दिल में गांव है, किसान है। किसानों को आसानी से कर्ज मिले, आसानी से कर्ज मिले और जिसके परिणाम स्वरूप वो कर्ज में डूबता जाए और आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो, इसलिए किसानों को दी जाने वाली कर्ज की राशि में हमने वृद्धि की है, ऐसा मोदी जी कहते हैं। फिर से दोहराता हूँ, किसानों को सुलभता से अधिक कर्ज मिले, इसलिए अधिक कर्ज का प्रावधान किया गया है। किसान इसको कहते हैं कि हम कर्ज लेंगे, कर्ज में डूब जाएंगे और कल आत्महत्या करेंगे। यह है बजट। कृषि मंडियाँ मजबूत करेंगे,
कहाँ मंडियां मजबूत करने जा रहे हैं मालूम नहीं, क्योंकि तीनों कानून जो बनाए हैं वो मंडियां उद्ध्वस्त करने के लिए बनाए हैं। और इसीलिए विकास का आत्मविश्वास देने वाला यह बजट है, ऐसा मोदी जी कहते हैं। सारे ही कारपोरेट सेक्टर ने इस बजट का स्वागत किसने किया? मोदी जी ने किया, बीजेपी ने किया, आरएसएस ने किया। आरएसएस ने किया, परंतु आरएसएस के ही परिवार का एक संगठन भारतीय मजदूर संघ अभी 1-2 दिन में इस बजट में जो प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया चलाई जा रही है उसके विरोध में अन्य श्रमिक संगठनों के साथ आंदोलन करने जा रहा है, ऐसी आज के पेपर में न्यूज़ आई हुई है। और दूसरा स्वागत करने वाले हैं कारपोरेट सेक्टर, सारे ही उद्योजकों ने इसका स्वागत किया है। और इसीलिए 1 फरवरी को जब बजट प्रस्तुत हो रहा था तो जनरल सेंसेक्स इतना बढ़ गया, 48,600 तक चले गया, जिसके चलते शेयर बाजार में जो निवेश करते हैं उनकी संपत्ति एक दिन में 6,35,000 करोड़ से बढ़ गई है। 6 लाख, मैं इसका फोटो चाहूँगा आप दो, 6,35,000 करोड़ से एक दिन में संपत्ति बढ़ गई है। यह किया गया है स्वागत पूंजीपतियों द्वारा इस बजट का। मुझे उपलब्ध होने वाले नागपुर में कम से कम 25 न्यूज़पेपर्स देखे हैं, एक भी उद्योगपति ने इस बजट के संबंध में असमाधान व्यक्त नहीं किया गया कहीं पर भी नहीं। यह है बजट का स्वागत। बजट के लिए किसान क्या कहते हैं? किसान कहते हैं भाई हमें 2 प्रकार की प्रतिक्रियाएं आई है किसान की, जो मैं संक्षेप में बताना चाहूँगा। एक प्रतिक्रिया तो यह है कि भाई हमें बजट से क्या लेना देना है, हम तो यहाँ आंदोलन करने बैठे हैं, तीनों कानून वापस ले लो और मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए आप कानून बनाओ, हम खुश हो जाएंगे। दूसरी प्रतिक्रिया है हमें कर्ज नहीं चाहिए, हमें हमारी उपज के उचित दाम चाहिए। हमें कर्ज नहीं चाहिए, हमें हमारी उपज के दाम चाहिए। तो आम आदमी की प्रतिक्रिया, क्योंकि मध्यम वर्ग को कोई आयकर में छूट नहीं, बेरोजगारों को रोजगार की सुविधा नहीं, जीएसटी के टैक्स में कटौती नहीं, पेट्रोल पर सेस लगाया गया है, डीजल पर सेस लगाया गया है, सारे ही सार्वजनिक उद्देश्यों का एक प्रकार से डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, बेचे जा रहे हैं। आम आदमी कैसे खुश होगा? जिसका घर बिक रहा है, जिसकी संपत्ति बिक रही है, जिसकी ज़मीन बिक रही है, जिसने अपने खून पसीने से उद्योगों को सिंचित किया है, रेलवे को सिंचित किया है, वो बेचे जा रही हैं। आम आदमी खुश नहीं होगा। और इसीलिए फिर से मैं उसको दोहराऊंगा, हम बेचेंगे, बेच खाएंगे सब कुछ और छोड़ेंगे नहीं अब कुछ किसी के लिए भी। क्या ऐसी सरकार के प्रति आम आदमी खुश हो सकता है? तो यह है आम आदमी का बजट। अब मैं कुछ विशेष बातों की ओर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, और वह है कि आम्बेडकरी समाज ने इस बजट को कैसे देखना चाहिए। आम्बेडकरी समाज के लिए तो यह बजट आम आदमी की तुलना में और भी दुखदाई है। आम आदमी जितना दुखी है, हम भी आम आदमी हैं, हम भी उतने ही दुखी हैं, परंतु इसके भी उस पार हमारे कुछ दुख दर्द हैं जो मैं इस माध्यम से व्यक्त करना चाहता हूँ। पहली तो दुख की बात है कि आम्बेडकरी समाज ने नई शिक्षा नीति का विरोध किया है, क्योंकि नई शिक्षा नीति 3 बातें करती हैं। पहली बात तो यह
कि यह सारी ही समाज व्यवस्था का हिंदुत्वकरण करने जा रही हैं, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। दूसरा, शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन करने जा रही हैं, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। और तीसरा, शिक्षा का कारपोरेटाइजेशन भी हो रहा है, इसके लिए हम इसका विरोध करते हैं। इसके चलते सारे ही गरीब, दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित, अल्पसंख्यक उच्च शिक्षा से वंचित होने जा रहे हैं। परंतु यह बजट कहता है कि हम बड़ी सक्षमता से नई शिक्षा नीति लागू करने वाले हैं, और इस प्रकार से यह पहली बात मैं दर्ज करना चाहता हूँ। दूसरी बात, इसमें कहा गया है कि 100 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। कितने लोगों को मालूम है, मुझे मालूम नहीं। नागपुर के पास ही कोरारी रोड से थोड़ा सा अंदर जाते हैं, लोनारा रोड पर भोसला सैनिक स्कूल है। भोसला सैनिक स्कूल यह मुंजे के विचारों की देन है। मुंजे का रेफरेंस कब मिलेगा? मुंजे का रेफरेंस आपको मिलेगा गोलमेज परिषद में मिलेगा। यह मुंजे कौन है? यह मुंजे वो है जो द्वितीय गोलमेज परिषद के समय मुसोलिनी की मुलाकात के लिए गए थे, और मुसोलिनी ने जिस प्रकार के सैन्य स्कूल्स इटाली में प्रस्तापित किए थे, उसी प्रकार के सैनिक स्कूल भारत में प्रस्तापित करने का सपना लेकर आए थे, जिसमें सिर्फ सैनिक शिक्षा नहीं, हिंदुत्ववादी सेना बनाने का प्रयास है। और यह 100 सैनिक स्कूल सरकार के नहीं होंगे, यह एनजीओस के माध्यम से स्थापित किए जाएंगे। यह किसी न्यूज़पेपर में नहीं लिखा गया है, एनजीओस के माध्यम से। और एनजीओ किसके होंगे? जिसकी सरकार उसके एनजीओ। सारे ही आरएसएस की स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित किए जाएंगे। तो इन स्कूलों में से निकले हुए स्नातक जब मिलिट्री में जाएंगे, तो मिलिट्री क्या सही अर्थों में धर्मनिरपेक्ष रह पाएगी, या एक विशिष्ट फिलॉसॉफी को मानने वाला मिलिट्री का कैडर बन जाएगा? यह बड़ा ही देश के सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के सामने इस माध्यम से एक चुनौती खड़े होने जा रही है, जिसकी ओर ध्यान से देखना पड़ेगा। और फिर आदिवासियों के लिए नए एकलव्य स्कूल्स बनाने जा रहे हैं। एकलव्य स्कूल्स बनाए जाएंगे, बीजेपी के सरकार द्वारा संचालित होंगे या आरएसएस की सरकार द्वारा संचालित होंगे, और अर्जुन से भी अधिक समर्थ, सक्षम, अच्छा धनुर्धारी कोई एकलव्य हो गया तो वहाँ पर पढ़ाने वाला शिक्षक उसका अंगूठा काट लेगा। यह है एकलव्य स्कूल की संकल्पना। आपको शिक्षा देंगे, वंचित नहीं करेंगे, शिक्षा देंगे, परंतु आपका अंगूठा काट लेने की क्षमता, काट लेने का अधिकार हम अपने पास रखेंगे। इस प्रकार से एकलव्य स्कूल बनाए जा रहे हैं। शिक्षा का बजट बड़ा बोलबाला है। शिक्षा के बजट के लिए मैं आंकड़े दे रहा हूं आपको। 2020-21 और 2021-22 में क्या हुआ है। 2020-21 में कुल जीडीपी, राष्ट्रीय सकल आय थी हमारी 192,39,492 करोड़, 192,36,39,392 करोड़। 2012 में हमारी राष्ट्रीय सकल आय होगी 213 लाख करोड़। बस 192 से हम 213 तक जाएंगे। बजट उस समय था 34,50,000 करोड़, अभी होगा 34,83,000 करोड़। मगर शिक्षा में आवंटन जो है उस समय 85,000 था, अभी 93,000 हो गया है। बजट 34,50,000 से 34,80,000 हो गया है। जीडीपी बढ़ गया है हमारा, परंतु
शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ 8,000 करोड़ बढ़े हैं। 8,000 करोड़ बढ़े हैं, यह ध्यान में रखना चाहिए। और फिर भी शिक्षा की बात हम कर रहे हैं। अनुसूचित जातियों के लिए मैंने कहा कि अनुसूचित जाति का उल्लेख सिर्फ 2 छोटे छोटे परिच्छेद में 60 पेज के डॉक्यूमेंट में हमारा उल्लेख सिर्फ 2 जगह पर आया है। एक जगह पर इसलिए आया है कि यदि हमें लघु उद्योग स्थापन करना है तो हमें अधिक सब्सिडी मिलेगी, और दूसरा 35,000 करोड़ हमें GOI के लिए रखा गया है, मगर 6 साल के लिए रखा गया है, यह नहीं कहा गया है। यह है हमारी स्थिति। और इस प्रकार से अनुसूचित जाति जनजाति के संबंध में इस प्रकार का विचार किया जा रहा है। रोजगार के संबंध में कुछ भी नहीं किया गया है। कारपोरेट सेक्टर को सारा ही बेचा जा रहा है, और इस प्रकार से इस बजट की ओर देखना चाहिए। आम्बेडकरी समाज ने आम आदमी की दृष्टि से तो बजट देखना ही चाहिए, परंतु बाबा साहब आम्बेडकर की दृष्टि से भी देखना चाहिए। नई शिक्षा नीति लागू हो रही है जो आम आदमी के विरोध में है। सैनिक स्कूल बनाए जा रहे हैं जो हमारे विरोध में हैं, जो हमारी फिलॉसफी के विरोध में है। शिक्षा का खर्च नहीं बढ़ रहा है। हमारी GOI स्कॉलरशिप पर सही अर्थों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। हमारे लिए कोई विशेष सुविधा का नहीं किया गया है। रोजगार के अवसर हमारे कम किए जा रहे हैं। सरकारी उद्योग बेचे जा रहे हैं। स्वाभाविक है हमारा आरक्षण घटता जाएगा। सरकारी उद्योगों में आरक्षण हमारा समाप्त करने का प्रयास इस बजट के माध्यम से किया जा रहा है, और यह घोषित नीति है। और यह नीति घोषित नीति है। सामान्य लोगों ने इसके बारे में सोचना चाहिए। आम आदमी ने तो सोचना ही चाहिए, परंतु आम्बेडकरी समाज ने भी और अधिक सोचने की ज़रूरत है। हम सोचेंगे तो हम लोगों तक यह मैसेज पहुंचा सकेंगे। लोग विरोध करे न करे, परंतु मैं इस बजट का निषेध करता हूँ। यह बजट न तो किसानों के हित में है, न तो आम आदमी के हित में है, और अनुसूचित जाति जनजाति और अल्पसंख्यकों के हित में तो बिल्कुल ही नहीं है। यह सारा बजट 2 बातें प्रमोट करता है। एक, समाज का हिंदुत्वकरण प्रमोट करता है, और दूसरा अर्थव्यवस्था का कारपोरेटाइजेशन प्रमोट करता है, कारपोरेटीकरण प्रमोट करता है। मैं क्यों खुश होना चाहिए इस बजट से? न तो मैं हिंदुत्व को मानता हूं और न ही मैं कारपोरेट सेक्टर का हिस्सा हूं, तो मैं इस बजट से क्यों खुश होना चाहिए, जबकि इस बजट ने मुझे कुछ भी दिया नहीं। जो मेरे पास है वह भी छीन कर ले जाने वाला यह बजट है, ऐसे मेरी मान्यता है। आप लोग बजट डॉक्यूमेंट्स जितने भी मिलते हैं पढ़ने का प्रयास कीजिए। पढ़ोगे तो जानोगे, जानोगे तो समझोगे, और समझोगे तो बोलोगे। बोलना जरूरी है, नहीं तो सरकार यह मान कर चलेगी कि लोग तो कुछ बोलते नहीं, लोगों ने इसको स्वीकार कर लिया है। कम से कम बोलिए, ऐसी उम्मीद के साथ मैं यहाँ अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।